हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए 11th क्लास के स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आ गए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि डिफ्यूजन का मतलब क्या है और इफ्यूजन का मतलब क्या है, फिर ग्राहम्स लॉ की तरफ बढ़ेंगे। ग्राहम्स ने बताया था कि इफ्यूजन और डिफ्यूजन के ऊपर टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, डेंसिटी है गैस की, गैस का मोलिकुलर मास है, उन सब का अफेक्ट पड़ेगा। तो आज जानेंगे हम कि क्या होता है डिफ्यूजन और इफ्यूजन का मतलब क्या है। देखिए, डिफ्यूजन का मतलब होता है बच्चे इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग, आपस में मिक्स हो जाना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। जनरली डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हमारे पास डिफ्यूजन होता है। बट क्योंकि हम गैसीय स्टेट पढ़ रहे हैं तो गैस के डिफ्यूजन से मतलब ये है, सुनिए ध्यान से क्या है। मान लीजिए आपने कमरे में अगरबत्ती जलाई, तो अगरबत्ती का धुआं सारे कमरे में फैल जाएगा, नहीं फैल जाएगा? और यदि आप दरवाजा खोल दो तो एनवायरमेंट में फैल जाएगा। तो ये डिफ्यूजन है। क्या है ये? डिफ्यूजन। तो वो धुआं किस स्पीड से फैलेगा या कितना जल्दी फैलेगा, वो कहलाएगा हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन। मींस डिफ्यूज होने का रेट, स्पीड क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं इफ्यूजन का मतलब क्या है बच्चे। देखिए, इफ्यूजन का मतलब क्या है। मान लीजिए कंटेनर है, कंटेनर, इसमें आपने कोई गैस फिल कर रखी है, कोई भी गैस, और इस कंटेनर में एक छोटा सा होल हो जाए, बाई चांस पिन होल, पिन होल, पिन होल, छोटा सा सुराख हो जाए, छोटा सा सुराख। तो बताइए गैस उसमें से बाहर निकल जाएगी या नहीं निकल जाएगी? तो देखिए भाई, गैस पक्का इसमें से बाहर निकलेगी। तो ये कहलाता है इफ्यूजन। इफ्यूजन, छोटे से होल में से, पिन होल में से गैस का किसी कंटेनर में से बाहर निकल जाना क्या कहलाता है? इफ्यूजन। अब बताइए, यदि यहां से ये गैस बाहर निकलेगी तो शुरू में तो होगा इफ्यूजन, और इफ्यूजन होने के बाद वो गैस कहां फैल जाएगी? एनवायरमेंट में। तो उसके बाद होगा डिफ्यूजन। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं जिस स्पीड से इफ्यूजन होगा उसी स्पीड से डिफ्यूजन होगा। मतलब कोई गैस जितनी जल्दी बाहर निकलेगी कंटेनर में से, तो उतनी जल्दी वो इफ्यूजन हो गया उसका, और जितनी जल्दी वो बाहर निकलेगी उतनी जल्दी वो फैलेगी एनवायरमेंट के अंदर, मिक्स हो जाएगी, तो उतना ही फास्ट क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के से पहले हमारे पास क्या होने वाला? इफ्यूजन। मींस इफ्यूजन इज फॉलोड बाय डिफ्यूजन, हम ऐसा बोल सकते हैं गैसियस केस में। तो अब किस रेट से, किस स्पीड से ये इफ्यूजन होगा या डिफ्यूजन होगा, उसके बारे में बताया था हमें ग्राहम्स ने। किसने बताया था? ग्राहम्स ने। इसलिए आज जो हम लॉज पढ़ने वाले हैं, जो फॉर्मूलाज बेसिकली पढ़ने वाले हैं, उनको जाना जाता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन से जाना जाएगा हमारे पास। अब तक क्लियर है? आपको कोई डाउट नहीं है डिफ्यूजन में और इफ्यूजन में? लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। ठीक है भाई, तो देखिए जनरली रेट का क्या इफेक्ट पड़ेगा डिफ्यूजन पे और इफ्यूजन पे। ट्राई टू थिंक अबाउट इट, सोचिए थोड़ा सा। ठीक, मतलब इफ्यूजन का जो रेट है वो किस तरह से चेंज हो सकता है? ट्राई टू थिंक भाई, सोचिए इस बात को। यदि उस कंटेनर के अंदर गैस की अमाउंट ज्यादा, प्रेशर ज्यादा है, इस कंटेनर में जो गैस का प्रेशर है बच्चे वो क्या है? ज्यादा, तो गैस जल्दी बाहर निकलेगी। तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाने से रेट ऑफ इफ्यूजन या फिर डिफ्यूजन बढ़ेगा। सोचो खुद से, अपना दिमाग लाओ। ग्राहम के दिमाग की तो बात में हम बात करने वाले हैं, उसने क्या रिजल्ट निकाला, क्या आउटपुट निकाला एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज से, वो तो हम बाद में बात करेंगे। पहले अपना दिमाग लगाइए। यदि इस कंटेनर में प्रेशर बढ़ेगा तो गैस जल्दी बाहर निकलेगी। सोचिए भाई, आपने किसी टायर के अंदर ज्यादा हवा भर दी तो ज्यादा बाहर निकलने के हवा के चांसेस भी तो जल्दी हैं, मतलब जल्दी हवा बाहर निकलेगी। टायर को पंक्चर हो गया जी, धीरे धीरे हवा निकल गई, ये भी तो इफ्यूजन है। दिस इज ऑल्सो इफ्यूजन। घर में रखा हुआ गैस सिलेंडर है, उसमें गैस है हमारे पास और वो उस गैस सिलेंडर के ऊपर से लीक हो रही है, तो वो भी तो क्या है? इफ्यूजन। बताइए
यदि गैस सिलेंडर के अंदर गैस की अमाउंट ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, और टायर के अंदर गैस की अमाउंट ज्यादा, प्रेशर ज्यादा है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि जो इफ्यूजन है वो फास्ट हो जाएगा। सर लग तो रहा है बिल्कुल। दूसरा बात करें यदि मोलिकुलर मास पे, मोलिकुलर मास पे किस तरह से डिपेंड करने वाला, सोचो भाई खुद से। यदि कोई गैस भारी है, भारी, तो वो स्पीडली भाग पाएगी क्या? सोचो भाई, एक भारी बंदा है, एक हल्का बंदा है, कौन जल्दी भाग पाएगा? कौन भागेगा? किसका डिफ्यूजन फास्ट होना चाहिए, किसका डिफ्यूजन स्लो होना चाहिए? इसका मतलब हमें यह लग रहा है जिस गैस का मोलिकुलर मास ज्यादा है उस गैस का इफ्यूजन है जो रेट वो स्लो होगा, और या फिर डिफ्यूजन रेट क्या होने वाला है? स्लो होने वाला है। आई होप आपको क्लियर है। तो बढ़े ग्राहम्स लॉ की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं भाई रेट ऑफ डिफ्यूजन को आगे ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो रेट ऑफ इफ्यूजन कहलाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज्ड, कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज्ड हुई है, डिवाइड बाय उसने टाइम कितना लिया है। तो वही तो रेट कहलाएगा ना, वही तो स्पीड कहलाएगी कि कितने टाइम में कितनी गैस बाहर निकल गई है, इफ्यूजन हो गया है, ये क्या कहलाएगा? रेट ऑफ इफ्यूजन। तो हम बारी बारी चेक करेंगे कि जो गैसेज हैं उनका रेट ऑफ इफ्यूजन किस तरह से चेंज होने वाला है। सबसे पहली कंडीशन की बात करें यदि हम, सबसे पहली कंडीशन की, और वो है हमारे पास इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर सेम। यदि प्रेशर और टेम्परेचर बच्चे हमारे पास क्या है? सेम है, तो रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन किस तरह से चेंज होने वाला है। तो मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, इसमें गैस हमने ए ले रखी है और इसमें गैस हमने बी ले रखी है, और इस छोटे से होल से इन गैसेज को कहां निकलना है बच्चे? बाहर निकलना है। ठीक है, कहां निकलेगा? बाहर। ठीक है, या इसको मैं 1 मान लूं, ये गैस 1 है, ये गैस 2 है, दिस इज गैस 2, दिस इज गैस 1। तो बताइए रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैस 1, गैस 1 के इफ्यूजन का जो रेट होगा वो उसके मोलिकुलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या नहीं होगा? जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो उसके जो इफ्यूज होने का रेट है, बाहर भागने का जो रेट है, स्पीड है, वो कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी? क्योंकि वजन ज्यादा है ना। और कितना कम होगी? तो ग्राहम्स बोलता है कि इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा आपको। मतलब इस तरह से वेरी करता है जो रेट ऑफ इफ्यूजन है मोलिकुलर मास के साथ। ओके, ये तो R1 आ गया। तो बताइए R2 क्या आएगा बच्चे? यहां से R2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्क्वायर रूट ऑफ M2 के। मतलब इसका जो गैस 2 का जो मोलिकुलर मास है ना उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट के कौन? रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन 2 से क्या कर देता हूं बच्चे? डिवाइड कर देता हूं। तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे को? रूट M2 चला जाएगा बच्चे ऊपर, रूट M2 डिवाइड बाई रूट M1 कहां जाएगा मेरे पास? नीचे। ठीक, तो यहां से निकल के आएगा रिलेशन R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू M2 बाई M1 का स्क्वायर रूट। ये पहला रिलेशन है जो आपको याद रखना है। देखो, फर्स्ट गैस का इफ्यूजन का रेट उसके मोलिकुलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सेकंड गैस का इफ्यूजन का रेट उसके मोलिकुलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और कितना इनवर्सली प्रोपोर्शनल? उनका स्क्वायर रूट, उनका स्क्वायर रूट। तो पहले फॉर्मूले को मैं यहां लिख लेता हूं, R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू M2 बाई M1 का क्या आ गया बच्चे? स्क्वायर रूट आ गया है। गॉट इट? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो पहला फॉर्मूला ग्राहम्स लॉ का जो आपको अप्लाई करना है, प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या दे रखे हैं हमें? सेम दे रखे हैं। चलिए यहीं पर सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। हमने पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि जो वेपर डेंसिटी होती है किसी गैस की, उसका रिलेशन होता है मोलिकुलर मास के साथ। ठीक है, और आपको ध्यान हो मोलिकुलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू में क्या होता है बच्चे? वेपर डेंसिटी होता है। मोलिकुलर मास किसके इक्वल होता है? 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। तो बताइए यदि इसी फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई करना चाहूं तो बताइए R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू स्क्वायर रूट M2, M2 किसके इक्वल आ जाएगा? 2 इंटू में वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 2। देखो ना, 2 इंटू में वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 2, 2 तो ये रहेगा फॉर्मूले में, डिवाइड बाई M1 किसके इक्वल आएगा? 2 इंटू में वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 1। ठीक, 2 से 2 क्या हो गया बच्चे? कैंसल। तो यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आया,
R1 डिवाइड बाई R2 किसके इक्वल आएगा, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 2 डिवाइड बाई वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 1 का स्क्वायर रूट। तो ये हो गया है डेंसिटी के साथ रिलेशन किसका, रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन का। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी को मैं सिंपल डेंसिटी कंसीडर कर लूं तो आ जाएगा मेरे पास R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू, यहां पर लिख दूं मैं D2 दैट इज डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस डिवाइड बाई लिख दूं डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस का क्या आ जाएगा बच्चे, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये एक और फॉर्मूला मेरे पास निकल के आ गया है कि यदि डेंसिटी D1 है तो रेट क्या होगा हमारे पास R1, मींस डेंसिटी का और रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन का जो रिलेशन है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है जैसे मास का है। तो यहां से लिखूं मैं R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू D2 बाय D1, इन दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये दो रिलेशंस क्लियर हैं। साथ साथ में भाई याद करते चलिए, रट्टा नहीं लगाएंगे चीजों का, समझते चलिए कि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है। चलिए बढ़ते हैं कुछ और फॉर्मूलाज की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं, यदि डिफरेंट प्रेशर पे दो गैसें फिल कर रखी है तो कंटेनर भी अलग अलग ही होंगे भाई हमारे पास, क्या है, प्रेशर डिफरेंट है। ठीक है, मान लीजिए यहां पर गैस फर्स्ट फिल कर रखी है, यहां पर गैस सेकंड फिल कर रखी है, इसका जो प्रेशर है वो P1 है, इसका प्रेशर है जो P2 है। ठीक है, यहां पर इसकी जो डेंसिटी है वो D1 है और इसकी डेंसिटी है जो वो D2 है। तो चलिए निकालते हैं रेट ऑफ इफ्यूजन R1। बोलिए, जितना ज्यादा प्रेशर होगा कंटेनर के अंदर उतनी ही जल्दी गैस बाहर निकलेगी। भाई टायर में जितनी ज्यादा हवा भर रखी है उतना ही जल्दी गैस बाहर निकलेगी। सिलेंडर आपके घर पे यदि भरा हुआ है तो जल्दी लीक होगा, यदि भरा नहीं हुआ तो जल्दी लीक नहीं होगा घर पे। ठीक है, तो जो रेट ऑफ इफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा इसके प्रेशर के, P1 के, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, क्लियर है ये बात, बिल्कुल ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के, ये हम पीछे पढ़ के आ गए हैं। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रेशर के, जितना प्रेशर है, इनटू में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी के। यदि इन दोनों रिलेशन को मैं कंबाइन करता हूं या डिवाइड करता हूं, देखिए यहां से डिवाइड करता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास R1 डिवाइड बाई R2 किसके इक्वल आ जाएगा, P1 बाई P2 इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ R2 है तो D2 ऊपर लिखेंगे डिवाइड बाई का आ जाएगा हमारे पास D1। ये एक और नया रिलेशन आ गया है हमारे पास। ठीक है, कंबाइन तो करेंगे ना हम सभी चीजों को, तो यहां से एक और नया रिलेशन आ गया, R1 बाई R2 विल बी इक्वल टू P1 बाई P2 स्क्वायर रूट ऑफ D2 बाई D1, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, गॉट इट। अब बताइए, रूट D2 बाई D1 की जगह तो मैं M2 बाई M1 भी लिख सकता हूं, तो ये रिलेशन थोड़ा सा और मॉडिफाई हो जाएगा मेरे पास। R1 बाई R2 किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, P1 डिवाइड बाई P2 इनटू में M2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा मेरे पास, M1। ये एक और रिलेशन आ गया है हमारे पास। समझने की कोशिश करिए धीरे धीरे, रट्टा नहीं लगाना है आपको किसी भी चीज का। प्रेशर बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो पीछे वाला रिलेशन उठाया हमने, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट का रिलेशन हमारे पास ये आ गया है यहाँ पर। ये सब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग या इफ्यूजन के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। एक बार फॉर्मूले को ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यदि टेम्परेचर डिफरेंट है गैसेस का लेकिन प्रेशर सेम है, क्या है, प्रेशर सेम है। यहां पर क्या था इस केस में P1 P2 वाले में, टेम्परेचर तो सेम था, प्रेशर डिफरेंट था। अब की बार क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर डिफरेंट है, प्रेशर क्या है, सेम। तो यदि प्रेशर सेम है तो P1 से P2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो प्रेशर की टर्म तो गायब हो जाएगी यहां से, समझ रहे हो, प्रेशर की टर्म क्या हो जाएगी, गायब। तो टेम्परेचर का क्या रिलेशन होगा, सोचिए भाई टेम्परेचर का क्या होगा। यदि टेम्परेचर बढ़ता है बच्चे, कंटेनर में गैस भर रखी है और यहां से आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो गैस के मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी टकराएंगे दीवार के साथ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो जल्दी से इफ्यूज होने की कोशिश करेंगे, बाहर भागने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसलिए गर्मियों में ज्यादा टायर पंक्चर होते हैं, सर्दियों में नहीं होते भाई। आप ये अपने डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हो।
गर्मियों में पंक्चर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा है तो गैस का जो मॉलिक्यूल है टायर के अंदर वो जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं ट्यूब के साथ और बाहर भाग जाते हैं और पंक्चर जल्दी हो जाता है। ठीक, तो टेम्परेचर के साथ वही रिलेशन है हमारे पास इसका जो प्रेशर के साथ था, लेकिन अंडर रूट में रिलेशन रहेगा हमारे पास। जैसे R1 is directly proportional to square root of temperature T1। ठीक, R2 मतलब सेकंड गैस का रेट ऑफ इफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T2 का स्क्वायर रूट। तो R1 बाय R2 किसके इक्वल आ जाएगा? T1 बाय T2 का स्क्वायर रूट। लेकिन हम डेंसिटी टर्म तो साथ में ही रखेंगे भाई, डेंसिटी वाली टर्म को तो छोड़ने वाली है नहीं। तो डेंसिटी के साथ इनका रिलेशन क्या था? R2 नीचे है तो डेंसिटी कहाँ रहेगी? ऊपर। R1 ऊपर है तो डेंसिटी कहाँ रहेगी? नीचे। तो ओवरऑल रिलेशन यहां से क्या निकल के आएगा मेरे पास? R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू T1 बाय T2 इंटू D2 बाय D1 का स्क्वायर रूट। ये आ गया है हमारे पास ओवरऑल रिलेशन टेम्परेचर के साथ। समझ गए हैं? क्लियर है चीजें बिल्कुल भी? डेंसिटी वाली टर्म सभी में रखेंगे, मास डेंसिटी वाली, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो R1 बाय R2 किसके इक्वल आ गया मेरे पास? T1 बाय T2 इंटू D2 बाय D1। एक और रिलेशन आ गया है। ठीक, लेकिन मोलिकुलर मास के साथ भी तो रिलेशन निकाल सकते हैं। D2 की जगह M2 रख दो, D1 की जगह M1 रख दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास? R1 बाय R2 विल बी इक्वल टू T1 बाय T2 इंटू M2 बाय क्या हो जाएगा मेरे पास? M1। अगेन एक और फॉर्मूला आ गया है रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर इफ्यूजन का। क्लियर है चीजें यहां तक? यहां पर टेम्परेचर के साथ कंसीडर किया तो डेंसिटी की टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के रिलेशन को कंबाइन करेंगे तो फाइनल रिलेशन ये आ जाएगा। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट और डेंसिटी के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। थोड़े से फॉर्मूले और रह गए हैं, एक दो भाई। ये फॉर्मूले इतने मुश्किल है नहीं, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी सभी अपने आप निकल जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं टाइम की। यदि वॉल्यूम सेम है दोनों गैसेस की, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है हमारे पास, मतलब सिमिलर कंडीशन है प्रेशर और टेम्परेचर की, तो क्या है? सिमिलर कंडीशन। तो बताइए, यदि प्रेशर टेम्परेचर सिमिलर कंडीशन पे है तो प्रेशर और टेम्परेचर आएंगे क्या? फाइनल रिजल्ट में नहीं आएंगे। तो क्या रहेगा? या तो डेंसिटी रहेगी या मोलिकुलर मास रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस, बताओ वो किसके इक्वल आएगा भाई? बताइए किसके इक्वल आएगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम तो सेम है दोनों की, तो वॉल्यूम आ गई V डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो टाइम को मान लेता हूं मैं T1। क्या मान लेता हूं? टाइम T1 डिवाइड बाय R2, मतलब सेकंड गैस का डिफ्यूजन का रेट, वो किसके इक्वल आएगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम तो सेम है दोनों गैसों की, तो यहां का टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास? T2। तो यहां से क्या निकल के आया? R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू T2 ऊपर चला जाएगा तो T2 ऊपर चला जाएगा, T1 क्या हो जाएगा हमारे पास? नीचे। देखिए भाई, रेट का और टाइम का कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। खुद सोच लो ये तो, किसी की स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, किसी की स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है। तो बताइए यहां से T2 बाई T1 की वैल्यू R1 बाई R2 है, लेकिन R1 बाई R2 किसके इक्वल आया था? यदि प्रेशर टेम्परेचर सिमिलर है, सेम कंडीशन है, तो D2 बाई D1 के इक्वल आया था। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि T2 बाई T1 किसके इक्वल आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ D2 बाई D1 के इक्वल आएगा। मींस यदि आपको दो गैसेस की डेंसिटी दे रखी है तो आप उनके टाइम पीरियड की रेशियो निकाल सकते हो, मतलब कितना टाइम वो लेंगी फ्यूज होने में, डिफ्यूज होने में, उसकी रेशियो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। या मोलिकुलर मास दे रखा तब भी फाइंड आउट कर सकते हो। देखो T2 बाई T1 मोलिकुलर मास के साथ रिलेशन देखिए क्या था? M2 बाई M1 का था, तो यहां लिख दो M2 बाई M1 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक, तो टाइम पीरियड निकाल सकते हो आप, मोलिकुलर मास दे रखा है या डेंसिटी दे रखी है, इसमें किसी भी तरह का आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। भाई एक बार सभी फॉर्मूलाज को देख लीजिए। यस, हरी अप। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है जितने भी फॉर्मूले यहां पर लिखे गए हैं। जल्दी से यदि इनको रिवाइज करें, हम गो थ्रू हो, तो देखिए रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास के, पहला फॉर्मूला। दूसरा, रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के, सेकंड फॉर्मूला। देखो सेकंड फॉर्मूला। तीसरा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के, तीसरा फॉर्मूला। चौथा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के, चौथा फॉर्मूला आ गया है। ठीक, ठीक है। आगे और बात करें हमारे पास कि जो रेट है, रेट
हमारे पास R1 वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चे, टाइम पीरियड के। अब इनसे कोई भी फॉर्मूला निकालो, ठीक। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर है, ये फॉर्मूला भी अप्लाई होगा, सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर है, ठीक है। यदि प्रेशर डिफरेंट है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, देखो P1 P2 की टर्म ले आओ ना, P1 P2 की टर्म। यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको काट दो, यदि टेम्परेचर अलग है तो टेम्परेचर की टर्म ले आओ, देखो T1 T2 आ जाएगा हमारे पास D2 D1। भाई डेंसिटी पे रूट लगाना भूल गए हम यहाँ पर, आप रूट लगा लेंगे यहाँ पर, D2 D1 पे क्या आ जाएगा, रूट, ठीक। तो इस यहाँ से आप यूज करके सारे फॉर्मूले निकाल सकते हो। अब मैं एक फॉर्मूले को यहाँ से उठा रहा हूँ, किसी भी एक फॉर्मूले को, देखो इसको जिसमें प्रेशर है, देखो यहाँ पर R1 बाई R2 विल बी इक्वल टू P1 बाई P2 स्क्वायर रूट ऑफ D2 बाई D1। अब बताइए यदि कोई आइडियल गैस है तो PV किसके इक्वल होगा बच्चे, हमारे पास nRT के इक्वल होगा, nRT के इक्वल होने वाला है हमारे पास। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बताइए P1 किसके इक्वल आ जाएगा, N1 RT बाई क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। कोई दूसरी गैस ले लो P2 तो क्या आ जाएगा, N2 RT बाई V, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है हमारे पास। तो यहां से यदि मैं P1 बाई P2 करूं तो RT बाई V से RT बाई V क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो P1 बाई P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, N1 बाई N2। तो मैं इस P2 बाई P2 की तरह की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, R1 बाई R2 इक्वल टू N1 बाई N2 पुट कर सकता हूँ, अंडर रूट D1 बाई क्या आ जाएगा मेरे पास, D1 आ जाएगा बच्चे, ठीक है, सॉरी D2 बाई D1 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसी भी गैस का, ठीक है, R1 बाई R2 कर लेंगे। तो आई होप आपको ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन क्लियर है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहां पर कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए स्टूडेंट्स बताइए विच गैस विल डिफ्यूज फास्टर, अमोनिया और CO2, इनमें से कौन सी गैस जल्दी फैलेगी, अमोनिया या CO2, ठीक है। तो डिफ्यूज फास्टर का मतलब आपको रेट निकालना है, रेट का फॉर्मूला देख लीजिए भी कहीं पर है क्या, अमोनिया और CO2 दे रखे, इसका मतलब मोलिकुलर मास हम इनसे निकाल सकते हैं। तो रेट का और मोलिकुलर मास का रिलेशन है कहीं पर, ठीक है, मतलब टाइम पीरियड का, देखो ये रहा टाइम पीरियड का, ठीक। और या रेट का और मोलिकुलर मास का देखो ये रहा फॉर्मूला यहाँ पर पहले वाला। तो R1 के लिए मैं लिख लेता हूं अमोनिया डिवाइड बाई R2 के लिए लिख लेता हूं मैं CO2, किसके इक्वल आएगा, मोलिकुलर मास ऑफ, अमोनिया का मोलिकुलर मास नीचे लिखना पड़ेगा, अमोनिया का मोलिकुलर मास होता है 15 प्लस 3 कितना बचे 18, CO2 का मोलिकुलर मास कितना होता है बटे हमारे पास 44, क्या होता है 44। ये खुद भी सोच लो ना, जिसका मास ज्यादा होगा, इसका 18 मास है, इसका कितना मास है बच्चे 44 मास है, ठीक है। जिसका मास ज्यादा होगा उसका डिफ्यूजन का रेट क्या होगा, कम। तो इसका मतलब CO2 जल्दी डिफ्यूज नहीं होगी, अमोनिया जल्दी डिफ्यूज होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास अमोनिया क्या होने वाले, जल्दी डिफ्यूज होने वाले। इसका आप सोल्यूशन निकाल सकते हो कि अमोनिया का रेट CO2 को रेट से कितने टाइम्स ज्यादा होगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको सोल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ अमोनिया इज फास्टर देन रेट ऑफ CO2, क्या डिफ्यूजन या फिर किसका रेट, इफ्यूजन का रेट। गॉट इट, समझ गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं। लिखा हुआ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू गैसेस, दो गैस हैं उनकी इक्वल वॉल्यूम है, डिफ्यूज थ्रो अ होल इन 20 सेकंड एंड 10 सेकंड। मान लीजिए ये A गैस है, ये B गैस है, इसका जो टाइम है ना, ये टाइम A गैस का, ठीक है, इसको मान लू मैं T1, कितना टाइम ले रही है 20 सेकंड्स। जो B गैस का जो टाइम है वो कितना है 10 सेकंड, तो T2 आ गया बच्चे 10 सेकंड। तो सुनो इक्वल वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो सेम हो गई, ऑफ टू गैसेस डिफ्यूज थ्रू अ होल, एक होल में से वो बाहर निकल के डिफ्यूज हो जाती हैं। जो A गैस है उसका टाइम है 20 सेकंड और जो B गैस का टाइम है वो कितना है 10 सेकंड। यदि A गैस का मोलिकुलर मास 80 है, A गैस का मोलिकुलर मास 80 है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं M1, क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो A गैस है तो M1 कितना आ जाएगा मेरे पास 80। तो आपको क्या निकालना है, मोलिकुलर मास ऑफ B गैस, मतलब M2 आपको निकालना है। क्या निकालना बच्चे, M2। तो कोई ऐसा रिलेशन है जहां पर टेम्परेचर, इसका टाइम पीरियड का और मोलिकुलर मास का रिलेशन हो, है भाई कोई ऐसा रिलेशन। तो ये रहा बच्चे, ये रहा, ये रहा। इस T का मतलब टेम्परेचर नहीं, ये टाइम पीरियड है बच्चे, टाइम पीरियड। तो देखिए इस फॉर्मूले में पुट कर दो T2 की वैल्यू आ गई बच्चे 10, T1 की वैल्यू आ गई बच्चे 20 इज इक्वल टू M2 हमें निकालना है डिवाइड बाय M1 कितना है बच्चे 80 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई,
तो 1/2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय क्या आ गया 80। दोनों साइड में मैं स्क्वायर कर देता हूं, दोनों साइड में कर दिया भाई हमने स्क्वायर, इससे ये क्या हो गया कैंसल। तो यहाँ आ गया 1/4 इज इक्वल टू दिस एंड यहाँ पर आ गया 80। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 80 डिवाइड बाय 4, तो आंसर आ जाएगा बच्चे 20। तो 20 ग्राम पर मोल आंसर आ जाएगा कि इतना मास है कौन से का हमारे पास, सेकंड गैस का या बी गैस का। ठीक है, कर लेंगे। चलिए एक और न्यूमेरिकल करेंगे छोटा सा बस। तो चलिए स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल को और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए भाई, इफ 25 ml ऑफ CO2 डिफ्यूजेस आउट ऑफ अ वेसल, किसी बर्तन में से 25 ml CO2 बाहर निकल रही है, कितना टाइम ले रही है वो 75 सेकंड ले रही है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO2 वुड डिफ्यूज आउट, कहते हैं कि SO2 की कितनी वॉल्यूम बाहर भाग जाएगी इन द सेम टाइम, उतने ही टाइम में जितने टाइम में CO2 बाहर भाग रही है, अंडर सेम कंडीशन। सभी कंडीशंस क्या है, सेम है, टेम्परेचर प्रेशर की, कहने का मतलब है। तो देखो रेट ऑफ इफ्यूजन है, इस CO2 को मान लेता हूं मैं फर्स्ट गैस और SO2 को मान लेता हूं बच्चे में सेकंड गैस। ठीक, तो बताइए R1/R2 किसके इक्वल आएगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज्ड, तो आ गया V1 डिवाइड बाय टाइम टेकन आ गया T1। ठीक, डिवाइड बाय R2 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस। सेकंड गैस तो ये हमारे पास, इसकी वॉल्यूम जो बाहर भाग रही है उसको मान लूं मैं V2 और इसने टाइम लिया वो मान लेता हूं मैं T2। ठीक है, अब बताइए आप लोग ध्यान से बताइए, क्या इन्होंने लिख नहीं रखा सेम टाइम, कि दोनों का जो टाइम है वो सेम है। तो T1 से T2 क्या हो गया, कैंसल। तो ये किसके इक्वल आ गया बच्चे हमारे पास, V1/V2 के इक्वल। ठीक, तो V1 की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट गैस की वॉल्यूम कितनी है 25 ml, तो V1 की वैल्यू आ गई 25। V2 की वैल्यू कितनी है वो तो निकालनी है हमें। ठीक, अब आप लोग बताइए V1/V2 किसके इक्वल है बच्चे, R1/R2 के इक्वल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब R1/R2 किसके इक्वल होता है, यदि टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन सेम है तो R1/R2 होता है या तो D2/D1 की स्क्वायर रूट के इक्वल या M2/M1 के स्क्वायर रूट के इक्वल। तो हमें इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये या ये। हमें मोलिकुलर मास का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि SO2 का मोलिकुलर मास भी पता होता है हमें और CO2 का मोलिकुलर मास भी पता होता है। तो मैं लिख दूं R1/R2 किसके इक्वल होगा मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ M2 डिवाइड बाई किसके इक्वल आ जाएगा, M1। तो V1/V2 की वैल्यू भी इसके इक्वल आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, तो V1/V2 की वैल्यू इसके इक्वल रख दूं मैं, तो आ जाएगा मेरे पास M2 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई M1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो चलें 25 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये M1 कौन है, फर्स्ट गैस CO2, CO2 का मास कितना है बच्चे 44, कितना है 44। M2 कौन है, SO2 गैस, SO2 का गैस का मास देखिए सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 32, तो कितना आ गया मेरे हिसाब से है भाई 64, कितना आ गया मेरे हिसाब से 64, 64 आ गया है। आर यू गेटिंग, समझ पा रहे हैं। तो भाई चेक करिए इसको किस तरह से सोल्यूशन होने वाला है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा क्या भाई, 44 किसी का स्क्वायर रूट होता है क्या पूरा, मेरे को तो नहीं लग रहा होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए बच्चे, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 डिवाइड बाई क्या आ गया V2 इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाई क्या आ गया 44। तो यहां से V2 इंटू में 64 किसके इक्वल निकल जाएगा, 625 इंटू में 44, और अब इस 64 को ले जाता हूं मैं कहां पर बच्चे, नीचे। तो निकाल लेंगे भाई यहां से, ml में आंसर आ जाएगा, क्योंकि ml में आंसर दे रखा है। तो आप इसको सोल्व कर लेना, किस में आंसर आ जाएगा हमारे पास, ml में आंसर आ जाएगा, लगभग कह रहे हैं कि 20.7 आएगा आंसर, 20.7। ये आप लोग सोल्व कर लेंगे इसको कि कितना आंसर आने वाला है। ठीक है, क्योंकि वैसे जल्दी जल्दी कैलकुलेट करें तो इसको मैं 0 मान लूँ, इसको 0 मान लूँ, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 पे काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 2 7 और 6 13, 3 पे काट दो, 3 तिया 9, कुछ आ जाएगा, कहने का मतलब यहाँ पर है। ठीक है, आप क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं भाई थोड़ा सा, यदि सोल्व कर पाते हैं तो हम, तो देखिए क्या हो जाएगा। हाँ, काटना 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 4, 2 पे तिया 6, 3 पे काटो इसको, तो किन 3 पे कटेगा तो 3 दूनी 6, 3 0 0, तो 3 8 24 हो जाएगा, है ना।
लगभग, तो इसके और इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 416 के आसपास आ जाएगा। तो V2 यहाँ पर V2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो V2 का स्क्वायर किसके कुल आ जाएगा, 208 की 2 के से गुणा करी तो 416 के आसपास। तो V2 की वैल्यू किसकी आ जाएगी, इसके स्क्वायर रूट ले लो तो 20 पॉइंट समथिंग आ जाएगा नहीं आ जाएगा ml। तो इस तरह से क्या कर लेंगे, हम सोल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ इफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन अच्छे से क्लियर है। यदि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए वीडियो नहीं है, ये स्पेशली जेई और नीट के बच्चों के लिए है, बोर्ड के लिए नहीं है भाई। बोर्ड वाले बच्चे इस वीडियो को देखें ना देखें, इट्स टोटली अप टू देम। और भाई जटैंड क्लासेस को आप लगातार विजिट किया करें, ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप बने रहें मेरे साथ। मैं हूं तरसेम जटैंड और आप हमेशा बने रहेंगे इसी तरह से हमारे साथ जटैंड क्लासेस पे। थैंक यू।